माई माई के पोषण की वजह से यीजू और एनवी छोटे बच्चे बन गए थे। माई माई ने तो किसी को यंग बनाने वाला पोषण बनाया था, लेकिन वो श्योर नहीं थी कि वो पोषण किसी को मेंटली यंग बना देता है या फिर फिजिकली, या फिर दोनों ओर से यंग बना देता है। वो लोग देख के ये बता सकते थे कि वो लोग फिजिकली तो यंग बन गए हैं, लेकिन मेंटली यंग बने हैं या नहीं वो ये देख के नहीं बता सकते थे। जेजे बच्चे जैसे एक्टिंग करने लगा तो वो लोग डर गए कि वो सच में बच्चा बन गया है। फिर उन लोगों ने एनवी की ओर देखा जो उन्हें इग्नोर करके बस गेम खेलता रहा। लेकिन अगर एनवी बड़ा होता फिर भी वो ऐसा ही करता। तो इस तरह से यीजू और माई माई कंफ्यूज थे कि वो लोग मेंटली यंग बने हैं या नहीं। माई माई ने कहा कि मैं इसका एंटीडोट बना दूंगी, मुझे बस ये ड्रैगन बच्चे को अपने साथ ले जाने दो। ये बोलते हुए उसने एनवी को उठा लिया कि डोंट वरी, अगले महीने जो चुड़ैलों की पार्टी है उससे पहले मैं इसका एंटीडोट बना दूंगी। अगर मैं एंटीडोट नहीं बना पाई फिर भी वहाँ पे ऐसी चुड़ैलें आएंगी जिसके पास अमृत होगा। यीजू को उस अमृत के बारे में नहीं पता था क्योंकि यीजू का कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर ड्रैगन एनवी वो पिछले 80 सालों से सो रहा था, तो उसे किसी ने भी नहीं बताया। ऐसी रूमर है कि एक चुड़ैल के पास अमृत नाम का लिक्विड है जिसकी मदद से पलक झपकते ही सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि चुड़ैल की वजह से इंसानों को जो बैड लक मिलता है वो भी ठीक हो जाता है। जाते हुए माई माई थोड़ी नाराजगी दिखाती है कि अमृत जैसी कोई चीज ना हो, ये अच्छी बात है। मतलब माई माई का काम है पोषण बनाना। अगर अमृत ही सबकी प्रॉब्लम ठीक कर देगा तो फिर माई माई के पास कौन आएगा। वो चली गई। उसके बाद भी यीजू उस अमृत के बारे में ही सोच रहा था कि उसकी मदद से हम बैड लक भी हटा सकते हैं। काश मुझे इस चीज के बारे में पहले पता होता। ये सोचते हुए वो अपने अपार्टमेंट में जा रहा था, तभी चेचे ने उसका हाथ पकड़ के उसे रोका। तो यीजू चौंक गया कि क्या वो सच में एक बच्चा बन गया है। वो तुरंत ही उसे दूर हुआ और थोड़ा नर्वसली उसे पूछा कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, मैं तुम्हारा बड़ा भाई यीजू हूँ। 8 साल पहले जब वो दोनों साथ में रहते थे तब यीजू ने चेची को बैड लक हटाने वाला पोषण पिलाया था। अभी उस पोषण की असर खत्म होने में 2 साल बाकी है, लेकिन यीजू को शक हो रहा है कि अभी चेची छोटा हो गया है तो शायद उस पोषण की असर भी चली गई होगी, तो यही बेहतर रहेगा, मैं उसे नहीं छूऊंगा। बच्चे जैसे एक्टिंग करते हुए चीची ने पूछा कि यीजू अब घर जा रहे हो। तो इस तरह से यीजू को पता चला कि चीची को अब भी उसका नाम याद है और वो सोचता है कि जब मैं उससे पहली बार मिला था वो तो उससे भी ज्यादा छोटा लग रहा है, लेकिन मैंने इतने छोटे बच्चे की तो कभी देखभाल नहीं की, अब मुझे क्या करना चाहिए। चेची ने फिर से यीजू का हाथ पकड़ के पूछा कि क्या उसकी वजह से यीजू को परेशानी हो रही है। तुरंत ही यीजू को वो बात याद आ गई जब वो चेची से पहली बार मिला था और उसने स्माइल के साथ कहा कि बिल्कुल भी नहीं, हम फिर से मिल पाए इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन तभी उसकी परेशानी बढ़ने लगी क्योंकि उसे याद आया कि कल उसे काम पे जाना है। मेरी बात तो छोड़ो, मैं चीची का क्या करूँगा, उसके लिए कल छुट्टी लेनी होगी और ये काम मुझे ही करना होगा। लेकिन मैं कौन सा बहाना मारूंगा और मैं टीम लीडर से कैसे बात करूंगा। यीजू को इतना स्ट्रेस हो गया कि उसके अंदर का विज़र्ड जागने लगा कि कल जो भी मेरे सामने आएगा मैं उस पर पनौती लगा दूंगा, कल पूरी दुनिया ही खत्म हो जाए, यही अच्छा रहेगा। यीजू जब अपने काम की जगह पे था तब एक लड़की आके उसे अपने डॉक्यूमेंट दिखाने लगी कि इसे प्लीज डबल चेक कर दो। लेकिन यीजू ने वहाँ पे बैड लक वाला स्पिरिट देख लिया तो तुरंत ही उसने अपना हाथ उस लड़की से दूर ले लिया। ये एक्चुअली मैं अभी थोड़ा सा बिजी हूँ, तुम किसी और से पूछ लो। वो लड़की जब जा रही थी तो वो गिरने वाली थी, अच्छा हुआ कि किसी ने आके उसे संभाल लिया। और यीजू यहाँ पे चैन की सांस ले रहा था कि अच्छा हुआ कि उसने वो बैड लक वाले स्पिरिट को पहले से ही नोटिस कर लिया। यहाँ पे दूसरी ओर चीची माई माई के घर में आ गया था और उसके मैजिक गोले की मदद से यीजू को देख रहा था। उसने यीजू की हरकतें देखी कि ऐसा तो उसने मेरे साथ भी किया था। तभी माई माई जो गेम खेल रही थी उसने कहा कि यीजू बस काम कर रहा है, उसे देखने में मजा क्या है। सुनो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम सारे वक्त तो ये एक्टिंग नहीं करने वाले ना। यीजू तो बेवकूफ है जो तुम्हारी बात में आ गया। चीची ने हंसते हुए कहा कि तुम भी तो धोखा खा गई थी। माई माई ने कहा कि तुम्हारी पर्सनालिटी तो बहुत ही बकवास है, लेकिन अभी यीजू यहाँ पे नहीं है तो फिर तुम्हें जो सवाल पूछना है वो पूछ सकते हो। चीची ने उसे एंजल का फेदर दिया था, इसलिए माई माई उसे ऐसा कह रही है कि तुम्हें जो पूछना है वो पूछ लो। तो फिर चीची ने सीधा मुद्दे की बात की। वो ये जानना चाहता था कि यीजू जो बैड लक पास करता है आखिर वो है क्या। माई माई बताने लगी कि विच और विज़र्ड जिस भी इंसान के कांटेक्ट में आते हैं तब विच और विज़र्ड के पास से उस इंसान के पास बैड लक वाला स्पिरिट चला जाता है। वो बस उस इंसान के आसपास मंडराता रहता है। जो लोग ड्रग और स्मोकिंग करते हैं उसके पास इस तरह के बैड लक वाले स्पिरिट ज्यादा जाते हैं, लेकिन उस वजह से भी उसकी तुरंत मौत नहीं होती बल्कि बहुत बड़ी पनौती लग जाती है और हर वक्त बस बुरा बुरा ही होता रहता है। फिर काफी वक्त बाद उसका एंड होता है, मतलब बैड लक का नहीं, उस इंसान का।
अगर इंसान विच या फिर विजिट के साथ बस थोड़ा सा ही कांटेक्ट में रहेगा तो फिर उसके साथ बस थोड़ा सा बैड लक रहेगा। उसमें थोड़ी छोटी छोटी मुसीबतें आएंगी, जैसे कि पैर फिसल के गिर जाना, और ऊपर से बैड लक को हटाने के लिए कुछ पोशन भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब अगर वो विच या फिर विजिट ही इंसान को चोट ना पहुंचाना चाह रहे होंगे तो। और तुम मुझे अचानक से ये क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम्हें ऑलरेडी पता नहीं है? कुछ सालों पहले यीशु तुम्हें लेके तुम्हारे लिए पोषण लेने तो आता था मेरे पास। उसने इस बात को तुमसे कभी नहीं छुपाया। चेचे ने पूछा कि तो क्या इसी वजह से ही तुम या फिर दूसरे चुड़ैले इंसानों से इंटरेक्ट करने में डरती हो? माइमा ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं, मैं एक चुड़ैल हूँ तो फिर मैं इंसान को क्यों अवॉइड करूँ? वो तो इंसान है जिसे चुड़ैलों को अवॉइड करना चाहिए। चेचे ने कहा कि एक आखिरी सवाल, और वो अपने हाथों को क्लेंच करता है, मतलब कि उसे थोड़ा डर लग रहा है। और उसने पूछा कि यीशु इंसानों के साथ कोई भी रिलेशनशिप क्यों नहीं रखना चाहते? क्या इसका और कोई रीजन है? यहाँ पे दूसरी ओर यीशु बाहर था और उसने एक गुब्बारे को उड़ते देखा। वो एक छोटी बच्ची का था। उसका गुब्बारा जाने की वजह से वो रो रही थी और उसकी मॉम समझा रही थी कि मैं तुम्हें दूसरा ले दूंगी। तभी यीशु ने अपना मैजिक इस्तेमाल किया और वो गुब्बारा वापस लेके उस लड़की को दिया कि ये लो, नेक्स्ट टाइम इसे मत छोड़ना। उस लड़की ने स्माइल के साथ कहा कि थैंक यू भैया। उसे देख के यीशु को एक दूसरी लड़की की याद आ गई जो उसे भैया कह के बुला रही थी। यीशु तुरंत ही उस लड़की से दूर हुआ और भाग के चला गया। वो जब घर वापस आया तब थोड़ा उदास लग रहा था और तभी हमारा क्यूट वाला चीची उसके पास आके उसे हग ही मांग रहा था। यीशु जब घर वापस आया तब चेचे उसे हग मांग रहा था, लेकिन यीशु उससे दूर ही रहा कि मैं बस अभी घर आया हूँ तो मैं थोड़ा बिजी हूँ, मेरे पास जब फ्री टाइम होगा तब मैं तुम्हें हग दूंगा। वो अंदर से चैन की सांस लेता है कि अच्छा हुआ मैंने उसे टच नहीं किया। वो तो बहुत ही छोटा सा है, अगर बैड लक वाला स्पिरिट उस पे लग गया तो फिर उसके साथ बुरा होगा। और यहाँ पे चेचे ने ये नोटिस कर लिया कि वो जो सोच रहा था वही लगता है। वो लोग जब खाना खा रहे थे तब यीशु उससे दूर दूर रह रहा था और जब चेचे उसके रूम में सोने के लिए आना चाहता था तब यीशु अपने रूम में चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। तो फिर चेचे दरवाजा ठोकते हुए यीशु को बुला रहा था और वो सोचता है कि मेरा अंदाजा सही निकला। वो इंसानों को चोट नहीं पहुंचाना चाहते, ये बात तो है, लेकिन एक दूसरी भी बात है। ऐसा लगता है कि वो इंसानों से डर रहे हैं। तो क्या इसी वजह से उसने कहा होगा कि वो मेरे साथ फिर से नहीं रहना चाहते? मुझे बहुत पहले से ये पता था कि विजिट इंसानों के लिए बैड लक लाते हैं। यीशु ने दरवाजा खोला और चेचे उसके सामने रोने लगा कि आपने तो कहा था ना कि आप मेरी वजह से परेशान नहीं हो रहे हो, तो फिर आप मुझे अपने पास क्यों नहीं आने दे रहे हो? चेचे ने माइमा से पूछा था कि आखिर यीशु के साथ क्या हुआ था, लेकिन माइमा ने उसे ज्यादा नहीं बताया कि अगर तुम जानना चाहते हो तो फिर मैं उसका जवाब नहीं दे सकती, वो तो तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। अभी यीशु ने अपने रूम का दरवाजा खोल दिया था और चेचे रोते हुए उसके पास जाना चाहता था, लेकिन यीशु पीछे पीछे हट रहा था। फिर एंड आ गया तो फिर उसे रुकना पड़ा। चेचे ने कहा कि मैं अकेले नहीं सोना चाहता, मुझे डर लग रहा है। इतने प्यारे बच्चे को अगर अकेले सोने से डर लग रहा हो फिर तो यीशु उसे मना कैसे कर सकता है? वो सोचता है कि जब हम दोनों पहली बार मिले थे तब चेचे इतना ज्यादा छोटा नहीं था, तब तो वो अकेले सो लेता था। तो इस बार मैंने सोच लिया कि अभी भी वो अकेले सो लेगा, लेकिन मैं तो ये भूल ही गया कि अभी वो बहुत ज्यादा छोटा है और उसे डर लग रहा होगा। उसे ना चाहते हुए मानना पड़ा कि हाँ तो फिर ठीक है, चलो साथ में सो जाते हैं। ये सुन के चेचे बहुत खुश हो गया, लेकिन यीशु ने कहा कि हम दोनों के बीच में इस टॉय को रखेंगे। तो फिर से चेचे का चेहरा लटक गया और वो अपना क्यूट चेहरा दिखा के यीशु को मनाने लगा, लेकिन फिर भी यीशु पे उसकी कोई भी असर नहीं हुई कि खिलौना तो बीच में रखना ही पड़ेगा। वो दोनों एक दूसरे को गुड नाइट कह के फिर सोने चले गए। यीशु तो सो गया था और चेचे उसे देख रहा था कि लगता है उसे बुरा सपना आ रहा है। मामा ने उसे कहा था कि अगर तुम उसके बारे में जानना चाहते हो तो फिर तुम्हें ये खुद ही पता करना होगा, और मैं तुम्हें सलाह दे रही हूँ कि उससे दूरी बना के रखना। वैसे भी अगर तुम्हें उसका पास्ट पता चल गया फिर भी तुम क्या करोगे? वो शायद तुम्हारे साथ नहीं रहना चाह रहा होगा, तो फिर ये सब कुछ करने का क्या फायदा? लेकिन चेचे ने कहा था कि नहीं, मुझे उसका पास्ट जानना होगा। यीशु ने अब भी उन दोनों की फोटो अपने साथ रखी है जिस पे जरा सी भी धूल नहीं थी। चेचे ये समझ रहा है कि यीशु उसका इंतजार कर रहा था, वो उसके साथ रहना चाहता है, तो आखिर यीशु उसे रिजेक्ट क्यों कर रहा है? वो सच क्यों नहीं मान लेता कि वो चेचे के साथ रहना चाहता है? यीशु नींद में ही बोल रहा था कि मैं ओवर टाइम नहीं करना चाहता। शाओजू, मैंने तुम्हारी एडवाइस मान ली है, अब मैं इंसानों से शर्मा के उससे दूर दूर नहीं रहता, यहाँ तक कि मैं एक इंसानी बच्चे की देखभाल भी कर रहा हूँ। चेचे को ये सब तो पता था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि शाओजू कौन है।